स्टमक क्यों वाइडेस्ट और मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट है? क्योंकि गाइस यहाँ पे फूड का स्टोरेज होना है, इसलिए यहाँ पर जगह होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। इट लाइज ऑब्लिकली इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑक्यूपाइंग एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। गाइस हमने डिस्कस करा था एब्डोमेन के 9 सेगमेंट्स है, 9 सेगमेंट्स में हमने एब्डोमेन को डिवाइड करा था एंड हमने देखा था कि जो स्टमक है वो इस एपिगैस्ट्रिक रीजन, देखो ना एब्डोमेन को मैंने 9 सेगमेंट्स में हमने डिवाइड करा था ताकि इजी गोइंग हमको समझ में आए। यहाँ पे ये एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकस और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है। अब एक्सटर्नल फीचर्स में हमने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डायग्राम देखा था जिसमें कि हमने समझा था कि 2 ओरिफेस होते हैं स्टमक में, एक कार्डियक नोज, एक पाइलोरस ओरिफेस। कार्डियक ओरिफेस में मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर आपसे वाइवा में जरूर पूछेगा कि कार्डियक ओरिफेस की लोकेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एब्डोमिनल कैविटी। देखो इट लाइज बिहाइंड द लेफ्ट 7 कोस्टल कार्टिलेज। जो आपका कोस्टल कार्टिलेजेस होते हैं, जो कोस्टल कार्टिलेज 7th वो भी लेफ्ट साइड का, उसके जस्ट उसी लेवल पे हमें कार्डियक नोज दिखेगा। एंड पाइलोरिक ओरिफिस हमें कहाँ देखने को मिलेगा? इट प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। गाइस ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के लेवल पे ही हमें पाइलोरिक ओरिफिस देखने को मिलेगा। देन हमने 2 कर्वेचर समझे थे, लेसर कर्वेचर एंड द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। 2 सरफेसेस, ये जो सरफेस आप जिसको हमने ड्रॉ करा ये एंटेरो सुपीरियर सरफेस है, जस्ट बिहाइंड इट हमें पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस दिखेगी। एंड 2 पार्ट्स यानी कि कार्डियक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट। गाइज ये कार्डियक पार्ट है, ये पाइलोरिक पार्ट है। कार्डियक पार्ट फर्दर फंडस और बॉडी में डिवाइड हुआ है। फंडस हमें बहुत डिस्टेंसिबल दिखता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैस का एक्यूमुलेशन होता है। जब हम बेरियल मील स्टडी करते हैं तो हमें ये फंडस की इमेज देखने को मिलती है। सो गाइज ये एक्सटर्नल फीचर हमने देख लिया। अब हम समझेंगे विसरल रिलेशंस ऑफ स्टमक। विसरल रिलेशन में गाइज स्टमक के एंटीरियर सरफेस पे कौन कौन से ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है? स्टमक के फ्रंट में एंटीरियर में लीवर प्रेजेंट है, डायफ्राम है, ट्रांसवर्स कोलन है एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है। अब पोस्टीरियर सरफेस को हम स्टमक बैड भी बोलते हैं। क्यों स्टमक बैड बोलते हैं? क्योंकि इन्हीं स्ट्रक्चर्स पर स्टमक लाई करता है, रहता है। ओके, सो इन्हीं स्ट्रक्चर के एंटीरियर, इन्हीं सभी स्ट्रक्चर्स के एंटीरियर सरफेस पे स्टमक प्रेजेंट है। ओके, और हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टमक के पोस्टीरियर में हमें ये सब स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर्स के नेम मेंशन करे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स स्टमक बैड में प्रेजेंट रहते हैं, और ये यहाँ पे डायग्राम हमने देखा था। चलिए ये डायग्राम में देखते हैं हम क्या बनाएंगे। सबसे पहले ट्रांसवर्स कोलन बनाएंगे, देन हम हॉरिजॉन्टल लाइंस करेंगे, देन पैंक्रियास, फिर हम लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन ड्रॉ करेंगे एंड डायफ्राम। ये ऐसा क्यों बताया? क्योंकि आपको इसी अकॉर्डिंग में आप ड्रॉ करेंगे ना तो बहुत इजीली ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। देन फिर हम थोड़ा सा डॉटेड स्टोमक यहाँ पे शो कर देंगे। इससे ये पता चल रहा है कि स्टोमक के पीछे ये सब स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे वही स्ट्रक्चर्स के नेम मैंने मेंशन करे, डायफ्राम, लेफ्ट क्रस, लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पैंक्रियास, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, यहाँ पर स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन है, स्प्लीनिक आर्टरी एंड स्प्लीन। सो these all structures are present at the posterior surface of the stomach, ठीक है। अब हमें अगर वाइवा में पूछा जाता है तो वाइवा में हमसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि ये सभी स्ट्रक्चर्स स्टमक से सेपरेटेड है। कैसे सेपरेटेड? यानी कि स्टमक और इनके बीच में कुछ ना कुछ तो सेक होगा ना, जैसे कि हमने ग्रेटर सेक, लेसर सेक पढ़ा था। तो गाइस स्टमक और इन्हीं सभी ये सब जितने भी स्ट्रक्चर्स पोस्टीरियर बैड फॉर्म कर रहे हैं, स्टमक बैड फॉर्म कर रहे हैं, ये और स्टमक के बीच में लेसर सेक प्रेजेंट होता है। यानी कि all the structures forming stomach bed are separated from the stomach by the lesser sac except spleen। इस पे MCQs भी फॉर्म हो सकता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। एक्सेप्ट स्प्लीन एंड स्टमक के बीच में आपको ग्रेटर सेक मिलेगा। सो स्प्लीन विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टमक बाय द ग्रेटर सेक। सो दिस इज द स्टमक बेड। अब हम समझेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक। ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक में हम स्टार्ट करेंगे आर्टेरियल सप्लाई से। कौन कौन सी आर्टरीज जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी अराउंड द स्टमक, ठीक है। तो आर्टेरियल सप्लाई में हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए स्टमक हमने ड्रॉ कर दिया, हमें सबसे पहले सीलेक ट्रंक ड्रॉ करना है। सीलेक ट्रंक क्या है? ये एब्डोमिनल एरोटा से एट द लेवल ऑफ T12 टू बिटवीन द T12 एंड L1 अराइज होती है। अब यहाँ से देखो इस लेसर कर्वेचर को कौन कौन सी ब्रांच मिलेगी। देखो यहाँ से मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि सीलेक ट्रंक की डायरेक्ट ब्रांच है, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लेसर कर्वेचर को सप्लाई कर देगी, ठीक है। अब हम सीलेक ट्रंक से एक और ब्रांच देखेंगे, है ना। ये टॉर्टस ब्रांच है जो कि
ऐसे इस तरीके से स्टमक के पीछे से स्प्लीन तक जाती है। जस्ट अभी हमने स्टमक बैट समझा था, इसमें देखा था ना कि देखो स्टमक के पीछे हमें स्प्लेनिक आर्टरी देखने को मिल रही है। तो वैसे ही मैंने डायग्राम में भी इसको लाइटली कलर से शो करा, देखो बाकी सब डार्कली कलर की आर्टरीज बनाएंगे कि स्टमक के पीछे है स्प्लीनिक आर्टरी। अब ये स्प्लीनिक आर्टरी आके स्प्लीन को सप्लाई करेगी, बहुत सारी ब्रांचेस देगी और इसी से 2 ब्रांचेस अराइज होगी जो कि ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई करेगी। पहली ब्रांच शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी क्या करती है, यहाँ जाके फंडस रीजन को भी सप्लाई करती है। एंड यहाँ पर एक आर्टरी हमें देखने को मिलेगी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी। इसका नाम हमने लेफ्ट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी क्यों रखा, क्योंकि गैस्ट्रिक रीजन यानी कि स्टमक और एपिब्लोइक रीजन को ये सप्लाई करती है। ये राइट साइड है पर्सन का, ये लेफ्ट साइड है, इसलिए लेफ्ट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी। ठीक है, अब हम वापस सिलेक्ट रंग पे आते हैं। एक ब्रांच हमने लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी देखी, एक ब्रांच हमने स्प्लीनिक आर्टरी देखी। अब हम इससे देखेंगे कॉमन हिपैटिक आर्टरी। ब्लैक कलर से मैंने मार्क करी, लिखा है यहाँ पे देखो, ये कॉमन हिपैटिक आर्टरी यहाँ से अराइज हुई। नाम हमें बता रहा है हिपैटिक आर्टरी, मतलब यहाँ आगे जाके ही यहाँ पे लीवर जो है ना उसको सप्लाई करेगी। हमने जस्ट अभी पढ़ा था ना कि देखो स्टमक के एंटीरियरली हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, लीवर। तो यहाँ पर स्टमक के आगे यहाँ पर लीवर को इमेजिन करो, जल्दी करो, इमेजिन, टाइम नहीं है, इमेजिन कर लिया, ठीक है। यहाँ से आर्टरी निकलेगी जो कि लीवर को सप्लाई करेगी। पर रुकिए, जाते जाते लीवर तक ये बहुत सारी ब्रांचेस देती है। देखो सबसे पहली ये ब्रांच देगी यहाँ पर, ठीक है। इस ब्रांच का नाम हम गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी रखेंगे। क्यों इसका नाम हमने गैस्ट्रोड्यूडिनल रखा, क्योंकि ये गैस्ट्रिक स्टमक रीजन। और देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जो स्टमक होता है वो लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस से फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम तक एक्सटेंड होता है। तो ये देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक ये सप्लाई कर रही है आर्टरी, तो इसलिए इसका नाम गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी रखा। ये किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है कॉमन हिपैटिक आर्टरी की। डन, हमें समझ आ गया। अब ये एक काम करते हैं, हम जो लेसर कर्वेचर ग्रेटर कर्वेचर में हमने लेफ्ट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी समझा था ना, उसके साथ एक और आर्टरी एनास्टोमोसिस करेगी। वो आर्टरी का नाम है राइट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी। राइट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी से एनास्टोमोसिस करेगी। ये किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। क्या कहा मैंने कहा सीलिएक ट्रंक के सीलिएक ट्रंक से लेसर कर्वेचर पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी का राइज होगी। स्प्लीनिक आर्टरी यहाँ जाएगी, स्प्लीनिक आर्टरी एक ब्रांच देगी लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी, जो कि एनास्टोमोसिस किससे करेगी, राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी। ये आर्टरी कहाँ से आई, सीलिएक ट्रंक है, सीलिएक ट्रंक ने कॉमन हिपैटिक आर्टरी दी, उसकी ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। इन गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी से हमें राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी मिलेगी। इनका यहाँ एनास्टोमोसिस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक एनास्टोमोसिस हुआ ग्रेटर कर्वेचर पे, तो लेसर कर्वेचर भी एक एनास्टोमोसिस तो बनता है ना यार। चलो यहाँ पर भी एक एनास्टोमोसिस करवा देते। चलो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पे आने वाला हूँ इस डायग्राम की, जो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और याद भी नहीं होता। देखो जब ये कॉमन हिपैटिक आर्टरी ने एक ब्रांच दी गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, उसके बाद वो है ना प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी बन जाएगी। प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी आगे जाकर के राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी में डिवाइड होगी, जो कि हिपैटिक पेडिकल्स और हिपैटिक रीजन यानी कि लीवर को ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी बनी, इसकी ब्रांच होगी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। यहाँ से देखा था हमने सीलिएक ट्रंक से डायरेक्ट ब्रांच आ रही लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो एनास्टोमोसिस करेगी इस प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। एक एनास्टोमोसिस लेसर कर्वेचर पे, एक एनास्टोमोसिस ग्रेटर कर्वेचर पे, स्टमक खुश हो जाएगा। चलो इसी पॉइंट्स को अच्छे से यहाँ पे लिखा है, जो हमने समझा वो यहाँ लिखा है। ये क्यों लिखा है, ऐसे केस आपको यूनिवर्सिटी में मेंशन करना है ताकि अच्छे मार्क्स मिले आपको। द स्टमक इज सप्लाइड अलोंग लेसर कर्वेचर। बताओ किस कौन कौन सी आर्टरीज, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। वाइवा क्वेश्चन, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। ग्रेटर कर्वेचर, द स्टमक इज सप्लाइड अलोंग ग्रेटर कर्वेचर बाय लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी। एंड फंडस रीजन इज सप्लाइड बाय शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक। डन। अब हम समझेंगे वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज में गाइस जैसे आर्टरीज ने इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा था ब्लड यहाँ पे स्टमक को, अब वेन्स जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से कैरी करेगी। ठीक है, तो आर्टरीज के ही करस्पॉन्डिंग वेन्स होती है ना। नर्व्स फॉलो, लिम्फ वेसल फॉलोज वेन एंड वेन्स फॉलो आर्टरीज। तो देखो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जैसे थी वैसे यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है। ठीक है, बट ये आप ये सबको वेन्स को देखने से पहले जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। देखिए हम इन वेन्स को देखेंगे, बट सबसे पहले एक चीज़ समझिए, यहाँ पर मैंने पोर्टल सिस्टम ड्रॉ करा है। देखो आपने पोर्टल हिपैटिक सर्कुलेशन पढ़ा है ना, जहाँ पे क्या होता है, स्टमक,
इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ट्रैक, है ना, वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है लीवर की तरफ जाता है थ्रू पोर्टो हिपैटिक सर्कुलेशन। क्यों जाता है? क्योंकि लीवर में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ से जो भी न्यूट्रिशन ड्रग्स जाएगी वहाँ पे उसका डिटॉक्सिफिकेशन या मेटाबॉलिज्म होगा। तो देखो यहाँ पे पोर्टल वेन ये कहाँ तक जाती है? लीवर तक जाती है। हमको पता है ना स्टमक के आगे क्या है, जल्दी बताओ यार, लीवर है। यहाँ तो पढ़ा था विसरल रिलेशन में लीवर, तो यहाँ लीवर इमेजिन कर पा रहे हो, इतने एरिया पे कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये पोर्टल वेन लीवर तक जाएगी, है ना। अब ये पोर्टल वेन किससे बनी हुई है? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि पोर्टल वेन जो है स्प्लिनिक वेन, वेन मर्जेस विद द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन इट विल फॉर्म पोर्टल वेन। स्प्लिनिक वेन जॉइंस सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड इट फॉर्म्स पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन गोज टू द लीवर, ठीक है। तो अब देखो हमको मेन चीज़ याद रखना है, स्प्लिनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन ने पोर्टल वेन बनाया, तो जितनी भी स्टमक से जो वेन्स होगी ना वो इन्हीं में ड्रेन करेगी, ताकि वो यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लीवर तक पहुँच जाए। आपने कोई सी भी मेडिसिन ली, ड्रग्स ली, उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लीवर के पास। तो देखो आपने कुछ यहाँ पे ली, स्टमक में आई मेडिसिन, अब वो कहाँ जाएगी? लीवर के पास। किसके थ्रू जाएगी? इन्हीं वेन्स के थ्रू। देखो अब हम पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन अलोंग द लेसर कर्वेचर, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करेगी, डायरेक्टली है ना ये पोर्टल वेन में डाल देगी। सही है यार, ठीक है। अब ग्रेटर कर्वेचर की बात करते। ग्रेटर कर्वेचर के अलावा हमने देखा ना यहाँ पे स्प्लीन देखा था, स्प्लिनिक वेन यहाँ से अराइज होगी। अब ये जो स्प्लिनिक वेन है ना, इसमें जो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक वेन इनमें ड्रेन करती है स्प्लिनिक वेन में, एंड स्प्लिनिक वेन यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड स्टमक के पीछे से यहाँ तक लाएगी और पोर्टल वेन में एंटर हो जाएगा। स्प्लिनिक वेन यहाँ आके किससे ज्वाइन होती है? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन की बात करिए तो हम यहाँ पे एक और वेन देख लेते हैं, राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक वेन। राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक वेन एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक वेन दोनों ही ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जाती है टुवर्ड्स द स्प्लीन, एंड राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक वेन सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में ड्रेन करेगी, एंड फाइनली पोर्टल वेन में ये पूरा जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है यहाँ से स्टमक से पोर्टल वेन में ड्रेन हो जाएगा। देखो लेसर कर्वेचर के अलोंग लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन राइट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन कर रही है, और ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक वेन राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक वेन ड्रेन कर रही है। ये मेंशन कर दीजिएगा यूनिवर्सिटी में। डन। अब हम चलते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज की तरफ। लिम्फेटिक ड्रेनेज में गाइस देखो मैंने आपसे कहा ना कि लिम्फ वेसल्स फॉलो वेन्स एंड वेन्स फॉलो आर्टरीज। जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स भी होगी। लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ मैंने ड्रॉ नहीं करी है, यहाँ पर मैंने लिम्फ नोड्स ड्रॉ करे हैं। देखो लिम्फ वेसल भी उसी तरीके से होगी। कैसे? देखो यहाँ हमने लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी देखी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन देखी है इस रीजन में, तो यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फेटिक वेसल्स भी होंगे जो कि इस नोड में ड्रेन करेंगे। अब इस नोड का नाम इन्होंने लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड रख दिया, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फेटिक वेसल्स है, इसलिए यहाँ पे नोड का नाम भी लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड रख दिया। पहले नोड्स के नाम पे डिस्कशन कर लेते, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ड्रेन जो लिम्फ है वो यहाँ से ड्रेन होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर हमने स्प्लीन देखा था, स्प्लिनिक आर्टरी देखी थी, स्प्लिनिक वेन देखी थी, यहाँ पे स्प्लीन एरिया है। अब इस एरिया के नोड का नाम क्या रखूँ मैं? स्प्लिनिक नोड, बट ऐसा नहीं है, इसका नाम रखेंगे पैंक्रियाटिको स्प्लिनिक नोड। क्यों पैंक्रियाटिको स्प्लिनिक नोड रखा? क्योंकि हमें स्टमक बेड समझना है। यहाँ पर पैंक्रियाज, ये देखो ना, ये पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, तो ये पैंक्रियाज और स्प्लीन का जो लिम्फ है वो इस पैंक्रियाटिको स्प्लिनिक नोड में ड्रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैंक्रियाटिको स्प्लिनिक नोड है, तो यहाँ पर स्टमक भी इसमें ड्रेन कर देगा, चलेगा, ठीक है। इस साइड पर हमें राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक नोड्स दिखेंगे, बिलो द पाइलोरस हमें मिलेगा सब पाइलोरिक नोड, एंड इधर यहाँ पे हमने लीवर इमेजिन करा था ना, यहाँ पे हेपेटिक नोड्स है, क्योंकि लीवर को ड्रेन, लीवर में से लिम्फेटिक ड्रेन करेंगे इधर, एंड फाइनली जिस तरीके से यहाँ पर हमें सीलियक ट्रंक देखा था, दिखाऊँ वापस सीलियक ट्रंक, देखो ये रहा, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर सीलियक नोड्स हैं। डन। अब देखो समझो बात को, इतने सारे नोड्स हैं यहाँ पे, है ना। अब स्टमक में अगर मैं बोल दूँ कि इतना एरिया है इसमें ड्रेन कर रहा है, इतना एरिया इसमें ड्रेन कर रहा है, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो मैंने ना स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कैसे करा? यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ तक, ये 2 पार्ट होगा। इसमें भी इस पार्ट को यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड कर दे 2 पार्ट में, एंड फाइनली इधर ये एक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट अलग, कार्डियक में बॉडी और फंडस वाला पार्ट अलग, ठीक है। अब समझना मेरी बात।
मैंने ये जो ए वाला रीजन है ये किस साइड का, देखो ये लेफ्ट साइड का है, अपर 1/3 रीजन है। ग्रेटर कर्वेचर इतना बड़ा है ना, तो ग्रेटर कर्वेचर का ये 1/3 हिस्सा है। ये लाइन है ना, मेरे से बहुत गलती से थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ हो गई, थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करना था मुझे, मतलब मुझे 1/3 बताना है। ये जो ग्रेटर कर्वेचर है ना, इसका 1/3 एरिया ए है, ठीक है। अब इस ए एरिया से आपको लिम्फेटिक इस पैंक्रियाटिक स्प्लेनिक नोड में ड्रेन होता हुआ दिखेगा थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स। और यहाँ से जिस तरीके से स्प्लीनिक आर्टरी स्प्लीनिक वेन इधर आती थी ना सिलियक नोड्स के पास, देखो स्प्लीनिक वेन इधर आती थी वापस, है ना, तो वैसे ही यहाँ से लिम्फेटिक वेसल्स भी वापस सिलियक नोड्स के पास आएगी। जो लिम्फ इस नोड्स में ड्रेन हुए वो फाइनली सिलियक नोड्स के पास आ जाएंगे, ठीक है। सी एरिया यानी कि ये लोअर 1/3 या बोल सकते 2/3 है ग्रेटर कर्वेचर का। ये किस में ड्रेन करेगा, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक नोड्स में। यहाँ इसने ड्रेन कर दिया। अब यहाँ से लिम्फ जो है सब पाइलोरिक नोड में जाएगा एंड फाइनली सब पाइलोरिक से वो सीलियक नोड या हिपैटिक नोड में इंटर हो जाएगा। अगर हिपैटिक नोड में इंटर होता है तो फाइनली सीलियक नोड्स के पास चले जाएगा। मतलब हमारा कंक्लूजन ये है कि जितना भी लिम्फ इन नोड्स में एक्यूमुलेट हो रहा है वो फाइनली सीलियक नोड के पास जा रहा है, ठीक है। सब पाइलोरिक रीजन में जो नोड्स प्रेजेंट है ना, इसमें अगर लिम्फ आएगा तो वो फाइनली सीलियक नोड या हिपैटिक के पास जाएगा, हिपैटिक के थ्रू सीलियक में आ जाएगा। बी रीजन क्या है, राइट अपर 2/3 रीजन लेसर कर्वेचर के पास में, यहाँ पे गैस्ट्रिक कैनाल है। देखो यहाँ से लिम्फ जो है लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स एंड फाइनली सीलियक नोड्स में चलाएगा। आई थिंक आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज समझ आ गया है। अब हम समझेंगे फाइनली क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द स्टमक। क्लिनिकल एनाटॉमी में हमने पढ़ा था पेप्टिक अल्सर, यहाँ पे बहुत सारा HCl सीक्रेट होता है ना स्टमक में, तो पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं। और गैस्ट्रिक पेन हमने समझा था, जैसे कोई बेबी आपके पास आया क्लिनिक पे और अब आप उसके एब्डोमन में वो आपको बता रहा है कि सर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो ईपीगैस्ट्रिक रीजन है ना सर यहीं पेन हो रहा है। तो आप सोचेंगे यार यहाँ कौन सा ऑर्गन है, हमने तो यहाँ पे स्टमक देखा जो कि 3 क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है, ठीक है, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और अम्लाइकस। बट यहीं पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये पेन जो है ना ये स्टमक का ही है, गैस्ट्रिक पेन है, पर ये सिर्फ एपिगैस्ट्रियम में ही क्यों शो हो रहा है, क्योंकि देखो जो एपिगैस्ट्रिक रीजन की नर्व सप्लाई है ना और जो स्टमक की नर्व सप्लाई है ना वो T6 to T9 है, ये दोनों सेम है। तो जो स्टमक का पेन है वो एपिगैस्ट्रिक में दिखा है, यानी कि अगर यहाँ पर भी कोई स्टमक में जैसे पाइलोरिक रीजन में पेन हो रहा है तो भी वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में ही पेशेंट बताएगा कि मुझे सिर्फ यहीं पेन हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक पेन। फिर हमने देखा गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड गैस्ट्रिक कैर्सिनोमा। ये देखो ये लेसर कर्वेचर है ना, लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं और ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग गैस्ट्रिक कैर्सिनोमा होता है। गैस्ट्रिक अल्सर लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि लेसर कर्वेचर में कुछ ऐसी पिक्यूलरिटीज़ है जो यहाँ पे मैंने मेंशन करी है। देखो लेसर कर्वेचर में के यहाँ पे पहली बात गैस्ट्रिक कैनाल होती है। अगर आप कोई इरिटेटिंग ड्रिंक्स पीते हैं तो वो डायरेक्टली आपके यहाँ इंटर होगी और ये यहाँ नहीं जाएगी, यहाँ से फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में जाएगी, तो इतनी पूरी इपीथीलियम को डैमेज कर देगी। और गैस्ट्रिक कैनाल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ की जो इपीथीलियम है वो डैमेज इसलिए होती है क्योंकि वो थीन इपीथीलियम है एज कम्पेयर टू ग्रेटर कर्वेचर। यहाँ पे थिक इपीथीलियम होती है, यहाँ पे थीन इपीथीलियम, तो ये डैमेज हो जाएगी। अब यहाँ पे हीलिंग भी अच्छे से नहीं होगी, यहाँ पे इस एरिया रेजिस्टेंट टू हीलिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं। हीलिंग के लिए ब्लड सप्लाई अच्छा होना जरूरी है। सो यहाँ पर ब्लड सप्लाई इज लेस अबंडेड, ब्लड सप्लाई इतना अच्छा नहीं है यहाँ पे। सर आपने तो बहुत अच्छे से बताया था लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। गाइस हम कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर के यहाँ पे बहुत अबंडेंट ब्लड सप्लाई, लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग इतना अबंडेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ब्लड सप्लाई इज लेस अबंडेंट एज कंपेयर टू ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। एंड यहाँ पे नर्व सप्लाई बहुत अबंडेंट है इस एरिया में। नर्व सप्लाई यानी कि कौन सी वाली, वेगस नर्व, पैरासिम्पेथेटिक नर्व खूब HCl सिक्रीट करवाएगी। पहले से पेप्टिक अल्सर किसी बंदे को है, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो जाएंगे, बेचारा खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे नर्व सप्लाई भी खूब खतरनाक अबंडेंट है, यानी कि वेगस नर्व है, HCl सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा उसकी वजह से यहाँ पे स्टमक में, ठीक है। गैस्ट्रिक कैर्सिनोमा ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ से समझ सकते हैं, हमने यहाँ पे लिम्फ नोड्स देखे थे ना, तो यहाँ पे मैलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा है, बस इतना सा समझ लिए। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक कैर्सिनोमा होने के चांसेस ग्रेटर कर्वेचर पे ज़्यादा है। ये हमने समझ लिया क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्टमक। गाइस हमने बहुत कम समय में, हमने जो 5 से 6 लेक्चर्स में कवर करा था स्टमक, उसको इतने कम टाइम में हमने डिस्कशन कर लिया। ये हमने रिवाइज़ क्यों करा, क्योंकि आपका टाइम मुझे बचाना था। यूनिवर्सिटी के पहले आपको बहुत ही जल्दी स्टमक का रिवीजन करवाना था, और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी टाइम भी है, तो भी आपने अगर फुल वीडियो देखा है स्टमक का, फुल डिटेल्ड लेक्चर, तो आपको इस लेक्चर से उसका रिवीजन हो जाएगा। सो
ये मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। देखो, आपके जो बैट्समेट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में नहीं पता, उन्हें भी प्लीज़ बताइए। क्यों बताइए? सर आपका चैनल ग्रो होगा। अरे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है यार, कितने भी सब्सक्राइब हो जाए, बट मुझे मतलब है उस बंदे को पता होना चाहिए जो बेचारे की हालत ख़राब है नाट में, है ना, उस तक ये वीडियोस पहुँचेंगे ना, उसकी बहुत हेल्प होगी गाइस, क्योंकि ये बेस्ट वीडियोस हैं। मुझे पता है ना, आपको इतने ईजी लैंग्वेज में यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे, और बनाए भी होंगे ना किसी सर्स ने, मैं उनके बारे में बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट जिसे बनाए भी होंगे ना तो उन्होंने कभी ऐसा रिवीजन नहीं करवाया होगा। आप देख लीजिए, आप मुझे बता दीजिए कोई से भी वीडियो लेक्चर्स जिस यूट्यूबर सर ने वापस रिवाइज करवाया हो। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ हर एक लेक्चर्स जो डिटेल बना रहा हूँ, उनका एक रिवीजन लेक्चर भी है, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पे ये रिवाइज इसी से कर लो, और बहुत कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ये अपने फ्रेंड्स को बताइए। जो अच्छा पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं यार, बट जिसको एनआर्ट पे प्रॉब्लम है, डर लग गया उसको एनआर्ट से, बहुत टफ है, यूनिवर्सिटी में क्या होगा, फेल हो जाएंगे, ऐसा करके सोचते हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनकी प्लीज़ हेल्प करिए, है ना। थैंक यू सो मच।